Hello students. In previous lecture we have learned to calculate sacrificing and gaining ratio whenever there is change in profit sharing ratio among the existing partner. Now in this video we are going to discuss accounting treatment of goodwill. Before that, it is necessary to know the meaning of goodwill. So first of all, what do you mean by goodwill? Goodwill refers to the name, fame and reputation of a business that enable it to earn more or extra profit. In other words, we can say goodwill refers to the capacity of a business to earn more or extra profit over normal profit earned by the similar businesses in the market. So we take one example to understand the same. Suppose number of firms हम यहाँ लेते हैं, number of firms, and here we are taking profits. Okay, and suppose there are many firms in a market. हम 3 firm लेते हैं. This is firm X, this one is firm Y, and this one is firm Z. Suppose X firm, Y और Z, 3 businesses हैं X, Y and Z. Suppose Z is a newly started business. Z जो है वो क्या है, एक नया स्टार्ट किया हुआ बिजनेस है. सो ऑटोमेटिकली इसकी गुडविल तो कुछ नहीं होगी मार्केट में, बिकॉज गुडविल क्या है, ड्यू टू लॉन्गेविटी, ड्यू टू मैनेजरियल स्किल, ड्यू टू गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अ बिजनेस अर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड. सो एक्स के अगर हम यहाँ प्रॉफिट देखें तो ये जो पहले जेड के देखते हैं तो जेड इज अर्निंग रुपीज 1 लाख. यहाँ पे हम लेते हैं तो 1 लाख रुपीज जेड जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म. हालांकि ये क्या है, जेड न्यू फर्म है. दिस न्यू फर्म इज अर्निंग 1 लाख रुपीज, क्योंकि नया बिजनेस है भले ही, बट कुछ तो अर्न करेगा ना. बट इन कंपैरिजन टू जेड, वाई इज अर्निंग रुपीज 1,50,000. Y is earning rupees 1,50,000. It means Y firm is earning more than Z. आप शेड्यूल एरिया देखिए कि Y जो फर्म है वो Z से 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा अर्न कर रही है. बट नाउ X is earning rupees 2 lakh. Suppose X is earning rupees 2 lakh, which is more than Z as well as Y. Y और Z दोनों से ज्यादा है. इट मीन्स अगर हम देखें तो इन कंपैरिजन ऑफ जेड, एक्स फर्म इज अर्निंग 1 लाख रुपीज मोर प्रॉफिट, बट इन कंपैरिजन टू वाई इट इज अर्निंग 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा. ओके, नाउ क्या रीजन हो सकता है? रीजन हो सकता है कि एक्स फर्म इज ओल्डर देन वाई एंड जेड, क्योंकि एक्स जो है फर्म वो काफी पुरानी है बिजनेस मार्केट के अंदर. दैट्स व्हाई इट इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट. इसके कस्टमर ज्यादा हैं. Y इससे कुछ कम पुरानी है तो इसके कस्टमर कुछ कम है, बट Z से ज्यादा है. ओके, सो दिस इज द गुडविल. अब हम यहां लेते हैं कि why these businesses are able to earn more profit. X को Y की कंपैरिजन और Z की कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट क्यों मिल रहा है, और ऐसे ही Y को Z से ज्यादा क्यों मिल रहा है? बिकॉज देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द गुडविल. अ फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, क्योंकि जिस बिजनेस की गुडविल जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसके प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे. सो फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? एक्स के साथ ऐसा क्या रहा होगा कि एक्स के जो प्रॉफिट है वो वाई और जेड से ज्यादा है. ओके, सो देयर मे बी फर्स्ट पॉइंट दैट इज लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस. बिजनेस की लॉन्गेविटी, एक्स जो है काफी पुराना बिजनेस है, दैट्स व्हाई इट इज अर्निंग मोर प्रॉफिट देन वाई एंड जेड. ओके, managerial skill, efficiency of management, you can say. Now due to efficiency of management, a firm is always able to earn more profit. एक फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है. अब मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, उसकी पॉलिसीज हैं, कितना एफिशिएंटली वो काम करती है, सो बिजनेस कैन अर्न हायर प्रॉफिट. मोर ओवर फेवरेबल लोकेशन ऑफ योर बिजनेस. नाउ लोकेशन ऑफ योर बिजनेस आल्सो अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी. अगर आपका बिजनेस बिल्कुल मेन मार्केट में सेंट्रली लोकेटेड है, सो देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट. ओके, देन अदर फर्म्स. मोर ओवर
nature of goods, if you are dealing in daily use item, then definitely your goodwill will be high, you will be able to earn extra profit because daily item तो ज्यादा सेल होंगी ना. नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स, सपोज यू आर डीलिंग इन ब्रांडेड गुड्स, आप गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़ेंगे. सो लाइसेंस पोजीशन भी हो सकता है, डिग्री ऑफ कंपटीशन इन मार्केट भी हो सकता है. सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच ड्यू टू विच अ फर्म इज एबल टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट. ये शेडिंग एरिया आपको नजर आ रहा है यहाँ पे. एक्स फर्म इन दोनों की कंपैरिजन में ज्यादा अर्न कर रही है, वाई जेड के कंपैरिजन में ज्यादा अर्न कर रहा है. सो ये कई सारे रीजन यहाँ पर हो सकते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ गुडविल. Types of goodwill. Student, there are two types of classification of goodwill. You can see there are two types of goodwill. Number one is purchase goodwill. Number one is purchase goodwill, and number two is self-generated goodwill. Yes. Now first one is purchase goodwill. देखिए purchase goodwill is one when some money consideration is paid for the goodwill. For example, suppose you purchase a business. आपने एक मार्केट में एक बिजनेस परचेज किया जिसकी एक्चुअल वर्थ जो है दैट इज सपोज 1 करोड़. उस बिजनेस की टोटल मशीनरी, उसकी बिल्डिंग टोटल मिला के 1 करोड़ उसकी वर्थ है. बट seller is demanding rupees 1 crore 20 lakh. It means the worth of business is 1 crore, but the seller is demanding rupees 1 crore 20 lakh. Okay. अब business तो 1 crore का है, but you are paying 20 lakh extra. For what? That is for goodwill. क्योंकि हो सकता है उस business की पोजीशन काफी अच्छी है. That particular business is earning more profit than other similar businesses. That's why he is demanding more than the actual value, and you are ready to pay the same. So आपने अब जो ये 20 lakh rupees दिया, that is for goodwill only, and that goodwill can be recorded in the books as per accounting standard 26. So remember, as per accounting standard 26, only purchased goodwill can be recorded. Because अब आपने 1 crore 20 lakh का जो बिजनेस लिया, जो 20 lakh आपने एक्स्ट्रा दिए, that is for goodwill, and that 20 lakh goodwill can be recorded in the books as per accounting standard 26. Now next one is self-generated goodwill. Self-generated goodwill means internally generated goodwill. Means अब पार्टनर को पता है कि बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, सो टाइम टू टाइम दे ट्राई टू वैल्यू देयर गुडविल. सो उन्होंने खुद से ही वैल्यू किया कि यस हमारी जो इतने टाइम से वर्थ है, हमारा इतने टाइम से बिजनेस चल रहा है, हमारी गुड क्वालिटी है, रिलेशन अच्छे हैं, मैनेजरियल स्किल अच्छा है, इस वजह से हमारी गुडविल इतनी बनती है. ओके, दैट इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड goodwill, but this goodwill cannot be recorded in the books of accounts as per accounting standard 26. So accounting standard 26 according purchase goodwill तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, but self generated goodwill cannot be recorded. और as per para 35 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पैरा 35 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, वेयर एज ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ओके, नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ गुडविल. नेचर ऑफ गुडविल. You know, you have studied in 11th standard also कि on the basis of nature goodwill is an intangible asset. Fixed asset है no doubt, but it is not tangible. Goodwill is an intangible asset that cannot be seen or touched, and it has no physical existence. Okay, so goodwill क्या है, nature goodwill क्या है, that is intangible. Okay, yes. नेक्स्ट एक और नेचर बेटा मैं डिस्कस करूंगा एडिशनल आपकी नॉलेज के लिए और थोड़े फन के लिए कि नेचर ऑफ गुडविल को हम लोग और तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ
nature, goodwill can be classified into three. Number one is dog nature. So dog nature goodwill. And number two is rat nature goodwill, and third one is cat nature goodwill. Cat nature goodwill. So goodwill can be of three types: dog, rat and cat nature. So देखते हैं इसे। डॉग की नेचर क्या होती है बेटा? डॉग की नेचर क्या होती है? लॉयल्टी। लॉयल्टी इज द नेचर ऑफ डॉग। मीन्स डॉग की नेचर होती है वफादारी, लॉयल्टी। इट मीन्स जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, all professionals have this dog nature goodwill. जितने प्रोफेशनल, कैसे? लाइक डॉक्टर्स, एडवोकेट एक्सेट्रा, ऑल सच प्रोफेशनल्स हैव डॉग नेचर गुडविल। अब ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर की नेचर डॉग वाली होती है, नहीं बेटा। जितने प्रोफेशनल होते हैं उनकी नेचर डॉग वाली होती है, नहीं। उनकी गुडविल की नेचर डॉग की तरह होती है, और डॉग की नेचर होती है लॉयल्टी। मींस जहां जहां भी उनका ऑनर जाएगा, मालिक जाएगा, डॉग भी उनके पीछे पीछे जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक डॉक्टर है, उसका हॉस्पिटल है। ऐसे में डॉक्टर ने क्या किया, अपने हॉस्पिटल को सेल किया और फर्दर किसी और लोकेशन में जाके अपना हॉस्पिटल स्टार्ट कर दिया। सो आप बताइए, जो पेशेंट है डॉक्टर के, वो कहां जाएंगे? उसी बिल्डिंग में जाएंगे जहां पहले सिचुएटेड था हॉस्पिटल, या फिर जहां डॉक्टर गया? डॉक्टर के पास, डेफिनेटली तो डॉक्टर के पास जाएंगे। सो ऐसे में अगर वो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल को सेल करना चाहेगा, सो कैन ही गेट एक्स्ट्रा वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल? क्या वो उस लोकेशन के लिए, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले सकता है? नहीं, बिकॉज उसको कस्टमर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कस्टमर उसी डॉक्टर के पास ही जाएगा। ओके, सो द वैल्यू ऑफ सच गुडविल इज नॉमिनल। ऐसी गुडविल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? नॉमिनल। नॉमिनल का मीन्स ना के बराबर। गॉट इट? क्योंकि ऐसे में कस्टमर बंधे हुए दुकानदार होते हैं, बंधे हुए शॉपकीपर्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, उन्हीं से ही गुड्स लेना पसंद करेगा। सो ऐसे में गुडविल की वैल्यू नॉमिनल होती है। नेक्स्ट वन इज रैट नेचर। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ रैट? रैट की नेचर क्या होती है? दैट इज इंस्टेबिलिटी। रैट की नेचर होती है इंस्टेबिलिटी। नाउ आपने देखा होगा, रैट कभी टिक कर नहीं बैठता। आज यहां है, कल वहां है, कल वहां है, तो उसका एक फिक्स प्लेस नहीं होता है। सो ऐसी जितने भी कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं हमारे, जो पर्टिकुलर एक बिजनेस से या एक शॉपकीपर से लेना पसंद नहीं करते। आज यहां से परचेज कर लिया, कल कहीं और से ले लिया, ठीक है। और वी कैन से कि जितने भी हमारे हॉकर्स और पेडलर्स होते हैं, हैविंग नो फिक्स्ड शॉप, ओके, दे हैव दिस रैट नेचर गुडविल। सो ऐसे जितने भी हॉकर्स होते हैं, पेडलर्स होते हैं, हॉकर्स और पेडलर्स हैव रैट नेचर गुडविल एंड द वैल्यू ऑफ सच, और मैंने क्या बताया कि हैविंग नो फिक्स प्लेस, हैविंग नो फिक्स्ड प्लेस, जिनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता। ऐसे जो शॉपकीपर होते हैं, ऐसे बिजनेसेस होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है दैट इज आल्सो नॉमिनल। उनकी भी वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं होती मार्केट में। मींस ये लोग भी अगर अपने बिजनेस को सेल करना चाहें तो दे कैन नॉट गेट एक्स्ट्रा मनी फॉर देयर बिजनेस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। नाउ नेक्स्ट वन इज कैट नेचर। कैट, बेटा कैट की क्या नेचर होती है? कैट की नेचर होती है स्टेबिलिटी। Now what is the nature of cat? That is stability. कैट की नेचर स्टेबिलिटी होती है। आपने देखा उसको जगह से प्यार होता है, अपनी फिक्स जगह से प्यार होता है। इट मींस क्या हुआ कि
कैट सारा दिन कहीं भी घूम के आ जाएगी, बट फाइनली शाम को वो अपने डेस्टिनेशन, अपनी उसी जगह पर आती है जहां वो रहती है। गॉट इट? तो ऐसे भी हमारे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी शॉपकीपर से ही लेना पसंद करेंगे, अपने वेंडर से लेना पसंद करेंगे, कहीं और कस्टमर नहीं जाते। सो इन दैट केस ये किसकी होगी वैल्यू? जितने भी फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, जितने भी फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं, दे हैव कैट नेचर गुडविल एंड द वैल्यू ऑफ सच गुडविल इज ऑलवेज हाई। मार्केट में ऐसी गुडविल की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज कस्टमर ऐसे वेंडर्स को, ऐसे अपने सेलर को छोड़कर नहीं जाते, वो उसी पर्टिकुलर शॉपकीपर से ही खरीदना पसंद करेंगे। आपने देखा होगा आपके लोकेलिटी में, जैसे हम अपने यहां पर कहें कि आरके स्वीट्स हो सकता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्वीट्स वहां से लेना पसंद करेंगे। ऐसे ही दिल्ली में कुछ बिजनेसेस हैं, मतलब पर्टिकुलर आप उसी से ही गुड्स परचेज करना पसंद करेंगे। सो डेफिनेटली ऐसे बिजनेसेस की वैल्यू, फिक्स कस्टमर होते हैं, वो कस्टमर जुड़े होते हैं, जैसे यहां एक्स के साथ है, उसके कस्टमर फिक्स हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है उसको, हो सकता है उसका मैनेजरियल स्किल अच्छा है, उसकी नेचर ऑफ गुड्स डेली यूज की आइटम है, उसकी यूज होती है डेली, क्वालिटी मेंटेन करता है, वो मैनेजमेंट इंटेलिजेंट है। सो इस करके एक्स जो है वो ज्यादा प्रॉफिट लेता है और इसके कस्टमर भी पुराने हैं, काफी वो बने हुए हैं। दैट्स व्हाई ऐसे एक्स बिजनेस की जो गुडविल होगी, जो फिक्स शॉप रिटेलर्स हैं, उनकी जो गुडविल होगी दैट विल बी हाई। सबसे ज्यादा वैल्यू इन गुडविल की होगी। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग द नेचर ऑफ गुडविल, वी विल डिस्कस नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि इस जो ये गुडविल है, इस गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत कब होती है और क्यों होती है। मीन now we will discuss need for the valuation of goodwill. For the valuation of goodwill. So कब कब हमें गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी है। सो देयर मे बी डिफरेंट केसेस when goodwill is required to be valued. Number one is change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio among the existing partners, जो कि हम ये चैप्टर स्टडी कर रहे हैं कि whenever there is change in profit sharing ratio among the existing partner, then definitely gaining partner has to compensate to sacrificing partner. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि whenever there is change in profit sharing ratio, then sacrificing partner भी होगा कोई, तो कोई gaining partner भी होगा। So ऐसे में gaining partner has to compensate to sacrificing partner. So in this situation कितने अमाउंट पे वो कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सो हमें उसके लिए गुडविल का पता होना चाहिए कि गुडविल की वैल्यू कितनी है। सो गुडविल इज नीडेड टू बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, whenever a new person is admitted in a business, then definitely he has to bring some additional amount along with his capital, because suppose अब ये X बिजनेस है, X किसी एक नए पर्सन को एज ए पार्टनर एडमिट करता है, तो नया पर्सन जो नया पार्टनर होगा that will earn extra profit in such goodwill which are due to goodwill. जो गुडविल के कारण एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहे हैं बिजनेस को, that is just because of the efforts of X only. पिछले पार्टनर एक्स, सॉरी पिछले ओनर एक्स के कारण वाई को या दूसरे नए पार्टनर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होंगे। सो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए ही विल कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर गुडविल, बिकॉज उसे भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलना है। सो गुडविल इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, क्योंकि आप देखिए ना इसमें अब एक बिजनेस चलाया रनिंग बिजनेस मिल रहा है नए पार्टनर को, तो डेफिनेटली ही विल अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में एक्स्ट्रा अमाउंट लाने के लिए भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। नंबर 3 इज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर,
सो व्हेनेवर अ पार्टनर डिसाइड टू रिटायर, जब कोई पार्टनर सपोज किसी भी रीजन से पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है, तो ऐसे में डेफिनेटली उसके एफर्ट्स के कारण, सभी पार्टनर्स में उसके भी एफर्ट्स है जिसके कारण फर्म की गुडविल रेपुटेशन अच्छी बनी हुई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फर्म इज अर्निंग मोर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट देन अदर सिमिलर बिजनेसेस। सो ऐसे में जो रिटायरिंग पार्टनर है वो भी इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में अपना शेयर चाहेगा, जो कि ड्यू टू गुडविल है। सो गुडविल इज नीडेड टू बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ऑल्सो सेम एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो डेफिनेटली जो उसके लीगल हेयर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं, दे विल बी एंटाइटल्ड टू गेट द money or share in such goodwill also. So at the time of death of a partner, goodwill is also needed. Now at the time of sale of business, suppose you are going to sell your business, एक बिजनेस अगर सेल हो रहा है, तो अब एक रनिंग बिजनेस है वो सेल हो रहा है, तो डेफिनेटली ही विल चार्ज, दैट फेलो, दैट ओनर विल चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट along with the net worth of business. अब सपोज मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि बिजनेस के जो नेट वर्थ है, जो टोटल जो बन रहा है वैल्यू, दैट इज 1 करोड़, बट ही इज चार्जिंग 1 करोड़ 20 लाख। 20 लाख एक्स्ट्रा किस लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गुडविल, बिकॉज वो रनिंग बिजनेस को, चले चलाए बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, सेल कर रहा है, जिसका बेनिफिट डायरेक्टली बायर को मिलने वाला है। सो डेफिनेटली ही विल चार्ज some amount for such extra profit which are due to goodwill. So at the time of sale of business, goodwill is needed to be valued. Last, that is amalgamation. Amalgamation of two or more firms. So जब दो या दो से अधिक ज्यादा फर्म में अमलगमेशन होता है तो भी गुडविल वैल्यू होती है. So these are the different cases where goodwill is needed to be valued. So in this chapter, अब हमारा चैप्टर क्या है? फर्स्ट केस से रिलेटेड है कि when there is change in profit sharing ratio, then also there is need to value the goodwill, because gaining partner has to sacrifice to sacrificing partner, has to compensate. Gaining partner has to compensate to sacrificing partner. That's why goodwill is needed to be valued at the time of this change in profit sharing ratio. Now student, we will discuss method for the valuation of goodwill. अब इस गुडविल को, ठीक है, जरूरत कब कब पड़ती है इसको वैल्यू करने की, वो तो हमने डिस्कस किया, बट गुडविल को वैल्यू कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू को पता कैसे लगाएंगे? देयर आर डिफरेंट मेथड्स. सो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सो गुडविल को वैल्यू करने के, उसका वैल्यूएशन करने के हमारे पास बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स. नंबर 1 इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड, दिस इज ऑफ 2 टाइप. दिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2. 2 तरह का होता है ये भी. दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, simple average profit method, and number 2 is weighted average profit method. Okay, so average profit method is of 2 type, further simple and weighted average profit method. Second method is super profit method, and third one is capitalization method. Capitalization method, it is further classified into 2. ये इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं. फर्दर कैपिटलाइजेशन ऑफ super profit and capitalization of average profit.
So student, these are the different methods for the valuation of goodwill. Now we will discuss all these methods one by one. So first method is average profit method. Now first is एवरेज, और एवरेज में कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? सिंपल. सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. Under this method, goodwill is valued on the basis of past average profits multiplied by number of year purchase. It means now the formula to calculate goodwill under this method would be goodwill is equal to, how you will calculate? Average profits into number of years purchase. ओके, सो नाउ फॉर्मूला क्या है आपका यहां पर? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां हियर एवरेज प्रॉफिट्स आर इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन राइज कि हमने यहां एवरेज प्रॉफिट ही बेस क्यों लिया? व्हाई वी हैव यूज्ड एवरेज प्रॉफिट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? यू नो, ए बायर इज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो द फ्यूचर प्रॉफिट व्हेनेवर ही रेडी टू बाय द बिजनेस. जब एक बायर बिजनेस को परचेज करता है तो डेफिनेटली ही वांट्स टू नो द फ्यूचर प्रॉफिट. And you know, future profits depends upon the past performances and past profits. And past profits are the indicator for the future profits. So, we take average of past profit. अब average ही क्यों लिया? अब past profit suppose 4 years के profit है आपके, 4 years के profit का average लेना है आपको. 4 year के जो profits हैं, that is suppose 40,000 in first year. Second year it's a 50,000, third year it's a 35,000, fourth year it's a 60,000. So आप देखिए सभी ईयर्स में जो हमारा प्रॉफिट है वो डिफरेंट है. क्या हम किसी पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट ले सकते हैं? नहीं. इट इज नॉट बेटर. बेटर रहेगा कि हम पास जितने भी 4 ईयर का अगर बेस ले रहे हैं तो 4 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज ले लेते हैं. दैट इज क्वाइट गुड. सो एवरेज प्रॉफिट हम बेस लेते हैं यहां पर. और मैंने आपको बता दिया किस लिए एवरेज प्रॉफिट जरूरी होती है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंसेस के बेस पर फ्यूचर के प्रॉफिट का हम आइडिया लगाते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज है. अब नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब है? नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंसेस एंड पास्ट प्रॉफिट्स, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल. मीन्स अगर आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस परचेज करने के लिए डेफिनेटली बीइंग बायर आप सोचोगे कि फ्यूचर में कितने साल के लिए मुझे ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एफर्ट्स, जो इस बिजनेस के पास्ट एफर्ट्स रहे हैं, बिजनेस की पास्ट गुडविल रही है, उसके बेस पर, उसके पास्ट एफर्ट्स के बेस पर फ्यूचर में कितने साल हमें इसके बेनिफिट मिलेंगे. क्योंकि गुडविल जो है वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहती है, एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती रहती है. आज आपके रिलेशन मार्केट में अच्छे हैं, आप एक अच्छे ब्रांड की गुड सेल कर रहे हो आप मार्केट में, मैनेजरियल एफिशिएंसी अच्छी है आपके बिजनेस की, है ना, तो आपकी आज गुडविल बहुत अच्छी हो सकती है मार्केट में. बट हो सकता है कि कल से कुछ ऐसे फैक्टर हो जाए, हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी चेंज हो जाए, हो सकता है कि आपका ट्रेंड कुछ ऐसा हो जाए, आपके प्रोडक्ट्स के टुवर्ड्स लोगों का टेस्ट चेंज हो जाए, प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी वो गुडविल सेम ना रहे.
बट हाँ इतना तो है ना कि ऑन द अभी जो हम लास्ट 4 इयर्स पे हम जो प्रॉफिट अर्न करते आ रहे हैं दैट इज ड्यू टू आवर पास्ट एफर्ट्स और पास्ट गुडविल, उसका बेनिफिट कुछ साल तो रहेगा ना, 1 ईयर 2 ईयर 3 इयर्स, है ना। तो हम लोग इसीलिए लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहां पर इसलिए लेते हैं क्योंकि बायर खरीदने से पहले जरूर देखेगा ये कि कितने साल आगे फ्यूचर में मुझे पास्ट एफर्ट्स के कारण प्रॉफिट मिलेंगे। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वही मैंने आपको बता दिया कि टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। अब टोटल प्रॉफिट सपोज मैंने आपको बताया 4 इयर्स के लेने हैं तो प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर अपॉन 4। अगर 3 इयर्स के बेस पे करना है तो 3 इयर्स के प्रॉफिट अपॉन 3। ओके, नाउ स्टूडेंट रिमेंबर वन थिंग कि इन एवरेज प्रॉफिट को लेने से पहले आपने लेने हैं प्रॉफिट्स, एंड while taking these profit you must remember some points। कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी है। क्या चीजें यहां माइंड में रखनी है आपको? नंबर 1 मींस पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, पॉइंट टू बी कंसिडर्ड while calculating एवरेज प्रॉफिट्स। और आप प्रॉफिट्स भी कह सकते हो खाली कि बिफोर टेकिंग प्रॉफिट्स ऑफ एनी ईयर सम पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड, शुड बी केप्ट इन माइंड। कौन कौन से पॉइंट है? नंबर 1 एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल गेन्स should not be included। इट मींस जब आप ये एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट के लिए आप जो भी डिफरेंट ईयर्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिस भी ईयर के प्रॉफिट लोगे उन ईयर्स के प्रॉफिट में एबनॉर्मल आइटम्स नहीं होनी चाहिए। एबनॉर्मल आइटम मींस एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन्स। एबनॉर्मल होते हैं विच आर नॉट कंसर्न्ड विद द रिलेटेड विद द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, लाइक लॉस बाय फायर इन योर बिजनेस, लॉस बाय एक्सीडेंट। अब लॉस हो गया आपके बिजनेस में एक्सीडेंट से, फायर से, थेफ्ट से, तो ये रोज की रूटीन की आइटम तो नहीं है ना आपकी। सो ऐसी अगर चीजें हैं आपकी एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन्स, इफ दे आर इंक्लूडेड इन सच प्रॉफिट देन दे विल बी ईदर एडेड बैक और लेस बैक। मींस अगर आपका एबनॉर्मल लॉस है सो डेफिनेटली वो क्या हो रखा है आपके उस पर्टिकुलर प्रॉफिट में से माइनस हो रखा होगा। सो आपने उसे क्या करना है यहां पर ऐड बैक करना है। गॉट इट? एंड इफ देयर इज एबनॉर्मल गेन, अगर एबनॉर्मल गेन है सपोज किसी पर्टिकुलर ईयर में आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गई, आपने कोई मशीन सेल कर दी जिससे आपको प्रॉफिट हो गया। अब मशीन रूटीन में सेल करना दैट इज नॉट योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रूटीन में मशीन सेल करना आपका बिजनेस नहीं है। सो ऐसी आइटम क्या हो गई, या कोई लॉटरी इनकम आपकी लग गई। सो दीज आर योर एबनॉर्मल गेन्स जो कि उन प्रॉफिट में ऐड हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करने होंगे, इसे लेस बैक करेंगे आप, मींस रिवर्स करेंगे, क्योंकि रिवर्स करने से ये आइटम उन प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं रह जाएंगी। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम investment should not be included, should not be included। It means if you have earned any income on investment then such income should not be included in these profits, क्योंकि वो आपके जो इन्वेस्टमेंट से इनकम है, सपोज आपने कहीं बाहर किसी कंपनी के शेयर ले लिए, उससे आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, कहीं किसी को आपने मनी लैंड की हुई है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, दैट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और ये इनकम जो है वो आपके अपने बिजनेस की नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने बिजनेस की, बिकॉज जो गुडविल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो ड्यू टू आवर ओन एफर्ट्स हम बता रहे हैं, बट ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो दूसरे बिजनेस की इनकम इंक्लूड है। सो इफ सच इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट्स देन इट शुड बी लेस बैक, मतलब माइनस कर देना उसे। ठीक है, लास्ट नॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉट लास्ट, थर्ड वन इज नॉर्मल एक्सपेंसेस। इफ not deducted
if not deducted from the profit of any year, should be deducted. It means suppose there is one normal expense, इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है आपका, डेप्रिसिएशन हो सकता है, कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस है विच हैज नॉट बीन डिडक्टेड इन द पर्टिकुलर प्रॉफिट, पर्टिकुलर ईयर्स प्रॉफिट। सपोज किसी पर्टिकुलर ईयर से के प्रॉफिट में से कुछ एक्सपेंस लेस करना हम भूल गए, सो दैट शुड बी डिडक्टेड। उसे भी क्या करना होगा, आपने प्रॉफिट में से माइनस करना है, बिकॉज ऐसे एक्सपेंसेस फ्यूचर में भी होंगे आपके, तो प्रॉफिट उतना नहीं मिलेगा जितना पास्ट में हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट लास्ट वन इज फ्यूचर एक्सपेक्टेड expenses should be deducted or considered, ठीक है, from the either average profits or profits of all years। इसे भी लेस करेंगे आप, इसे बड़े ध्यान से समझना है आपने। सपोज फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं, दे शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स। फॉर एग्जांपल सपोज योर फर्म इज नॉट इंश्योर्ड, जिस बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं या जिस भी बिजनेस की हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द फर्म वाज नॉट अर्लियर इंश्योर्ड, बट नाउ इन फ्यूचर वी आर डिसाइडिंग टू इंश्योर द फर्म। हम फर्म को इंश्योर करना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस करना चाह रहे हैं उसका। सो डेफिनेटली पहले जो पास्ट प्रॉफिट थे हमारे, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट थे, उनमें वो इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस नहीं हो रखा है, और फ्यूचर में वो एक्सपेंस होगा हमारा। सो वी शुड डिडक्ट सच इंश्योरेंस एक्सपेंस फ्रॉम ऑल द प्रॉफिट्स। या तो आप सभी प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए इसे, या फिर एक बार एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, इस तरह से जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका, उसमें से एक ही बार माइनस कर देना। ओके क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको यही प्रॉफिट नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस भी आपका माइनस होगा। गॉट इट? सो स्टूडेंट, यू शुड एंड यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में जो भी आप ये जो प्रॉफिट्स ले रहे हैं, इन प्रॉफिट्स में सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड। Now student, we will understand the same method by taking one example. Let's understand this method with the help of this question. Question is, Riya purchased business of Diya. Her profit of the past 3 years are as under. 2017 के जो प्रॉफिट है that is 45,000, including rupees 7,000 interest on investment. 2018 के जो प्रॉफिट है that is 50,000, including loss of गुड्स बाय एक्सीडेंट रुपीज 8,000, एंड 2019 के जो प्रॉफिट है दैट इज 53,000, डिडंट इंक्लूड रुपीज 5,000 ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। नाउ हाउ यू विल सॉल्व? सो फॉर्मूला टू कैलकुलेट गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase। ओके, बट जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बिफोर कैलकुलेटिंग दिस एवरेज प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट ईयर्स के हैं उनमें आपको वो 4 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। वो 4 पॉइंट्स ये हैं, चलिए करते हैं उसे। प्रॉफिट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट ऑफ 2017 दैट इज रुपीज कितने हैं आपके? 45,000। ओके, नाउ दीज प्रॉफिट इंक्लूड रुपीज 7,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, तो इसे क्या करना है आपने? लेस करना है। लेस कर दीजिए इसमें से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स।
that is rupees 7,000. So in this way the profit of 2017 would be 38,000. Now profit of 2018, that is rupees 50,000. Okay, including loss of goods by accident rupees 8,000. So it is your abnormal loss, or abnormal loss as it is not related to normal course of business. तो abnormal loss को क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे यहां पर, and that is rupees 8,000. It would be now 58,000. Now the profit of 2019 are 53,000. और कह रखा है कि डिडंट इंक्लूड प्रीमियम रुपीज 5,000 ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम. तो इसमें आपका एक एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है, तो वो माइनस करिए, लेस कर दो यहां से इंश्योरेंस प्रीमियम, and that is rupees 5,000. So now it would be rupees 48,000. Okay, so अब आप इसका टोटल करेंगे तो then total profit would be now for 1,44,000. These are your total profits. Now find out the average profit. Here average profits are equal to total of profits 1,44,000 upon 3 number of years, and that would be 48,000. Now the goodwill is, apply this formula, average profit into number of year purchase. Average profit is 48,000 and number of year purchase 2 years. ये दिया होगा आपको हर क्वेश्चन में 2 year, 3 year, 1 year. So now the goodwill is 96,000. So student, this is the simple average profit method, and we will discuss remaining method in next video. Thank you.